बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। जैसे कि उड़ान के द्वारा आप सभी बच्चों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष व्यवस्था के मद्देनज़र हम उड़ान में आपके एमसीक्यू सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। उसी की श्रृंखला में आज हिंदी में नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ में मैं फिर से आप सभी बच्चों के सामने उपस्थित हूँ। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब तक मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी आपको एमसीक्यू करवाए हैं, सभी एमसीक्यू के थ्रू आपको हिंदी जो है पूरी तरह से सिलेबस को कवर करती हुई चल रही है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम कुछ नए नए टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। थोड़ा सा फंबल होगा कि कुछ टॉपिक पुराने भी हो सकते हैं, पर महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आज के सेक्शन में हम इसको स्टार्ट करते। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इस वर्ष हिंदी साहित्य की खालिस्तान कुछ अवरुद्ध रही, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कहता है उन्नति, ऑप्शन बी कहता है प्रगति, ऑप्शन सी कहता है वृद्धि और ऑप्शन डी कहता है विकास। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या आएगा, कौन सा शब्द सही होगा? क्या इस वर्ष हिंदी साहित्य की उन्नति कहेंगे, कि प्रगति कहेंगे, कि वृद्धि कहेंगे, कि विकास कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, क्योंकि अगर आपकी प्रगति भी है जो रुकती है, उन्नति नहीं जचे रहा है, वृद्धि भी नहीं और विकास भी नहीं। तो यहाँ पर जबकि सभी जो है वो अनेकार्थी शब्द हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं सटीक शब्द का चयन करना है, इसलिए इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है, गुरुजी मेरा खाली स्थान स्वीकार करें, रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनिए। अब ये भी पर्यायवाची शब्द, बेटा ध्यान रखिएगा, ये पर्यायवाची का प्रश्न है। हर जगह एक ही प्रकार के पर्यायवाची नहीं पूछे जाते हैं। देखने वाली बात है कि मैंने आपको पर्यायवाची के अंतर्गत बताया था कि पर्यायवाची के 3 भेद होते हैं, एक पूर्ण पर्याय, एक पूर्ण पर्याय और एक होता है अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। अपूर्ण पर्यायवाची शब्द से ही युग्म शब्द का निर्माण होता है। ये मैंने आपको क्लास में और आपके लेक्चर वीडियो के माध्यम से और एमसीक्यू के माध्यम से भी बताया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पर्यायवाची तो होते हैं परंतु उनमें सूक्ष्म सा अंतर होता है ना। जैसे कि आयु और उम्र में अंतर होता है, खेद और शोक में अंतर होता है। जैसे कि आयु क्या होती है, संपूर्ण जीवन जो आपने जिया है ना, तो जन्म से मृत्यु तक की जो अवस्था होती है उसे आयु कहते हैं। जिस पड़ाव पर आप हैं वो आपकी उम्र है और उसे अवस्था के आधार पर युवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था के नाम से जाना जाता है। किसी उत्कृष्ट व्यक्तित्व के अगर मृत्यु हो जाती तो उसे निधन कहा जाता है, और साधारण से व्यक्ति की मौत हो जाती तो उसे मृत्यु कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर आपके जो लास्ट क्वेश्चन में भी तो वही कहा था कि उन्नति क्या है, प्रगति क्या है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है। विकास का मतलब होता है कि अपने सीमा से उसका दायरा जो है वो बढ़ जाता है। वृद्धि क्या होती है, किसी चीज़ को अपना जो लिमिटेड एरिया है उससे उसकी वृद्धि जो है विकास की ओर बढ़ रही है। प्रगति मतलब कि गति में प्रवाह है, उसे प्रगति कहते हैं। ठीक है ना, तो हिंदी साहित्य अपनी गति में प्रवाहमान है इसलिए प्रगति सहित है, और उन्नति का मतलब होता है तरक्की होना। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कह रहा है अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन और अभिमान। अभिमान का मतलब होता है हमारे लिए अपने गर्व को प्रस्तुत करना, मतलब कि गलती करके भी अपनी गलतियों को न मानना अभिमान कहलाता है। अभिवादन मतलब जो हमारे पास आए हैं उसको हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, उसे अभिवादन कहेंगे। स्वागत जब हमारे घर में या किसी भी आपके द्वारा समारोह का आयोजन किया जा रहा है और उनको बुलाते हैं और वो आते हैं तब हम उनका जो रेस्पेक्ट करते हैं उसे हम स्वागत कहते हैं। अभिनंदन क्या होता है, अभिनंदन का मतलब होता है हम किसी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो गुरु जी के साथ में हम क्या कहते हैं, गुरु जी आपका कहते हैं, अभिनंदन कहते हैं। तो अभिनंदन करता हूं अगर हम कहते हैं तो वेलकम कहलाता है। अभिनंदन करना वेलकम कहलाता है, स्वागत भी वेलकम कहलाता है, लेकिन यहाँ पर होगा अभिवादन। तो गुरु जी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभिनंदन, स्वागत ये दोनों पर्यायवाची की ही तरह है, इसको ध्यान रखिएगा। अभिमान जो है वो अलग शब्द है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये पर्यायवाची शब्द का ही एक हिस्सा है जिसे अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिससे युग्म शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ उसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है,
ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, निम्न में से क्या कहलाता है? अभ्यागत कहलाता है कि गणमान्य कहलाता है कि अतिथि कहलाता है कि असामयिक कहलाता है? अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो देखने वाली बात है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? जहां समय मूल्य आवश्यकताओं की वजह से लंबे चौड़े कथन को एक संक्षिप्त रूप दे दिया जाता है, तो अनेक शब्दों का एक शब्द जिससे उसकी पहचान हो जाती है, समूह शब्दों का एक शब्द जिससे उसकी पहचान प्राप्त हो जाती है। तो वाक्य जो लंबे चौड़े होते हैं उसे एक अंश में ढाल दिया जाता है, इसलिए इसे वाक्यांशों का एक शब्द कहा जाता है। दूसरी बड़ी बात, इससे के बदले में हम संपूर्ण वाक्य के बदले एक छोटे शब्द के अंश को स्थापित करते हैं, इसलिए उसे स्थापन शब्द भी कहा जाता है। इंग्लिश में आप वन वर्ड आंसर कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, पर यहाँ इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसकी शर्त होती है, इस पर पूरी तरह से शब्दों का खेल होता है। कैसे? अगर हम इस शब्द में तत्सम प्रभाव, जैसे अपोजिट वर्ड्स में था ना कि तत्सम प्रभावी शब्द है तो जवाब भी तत्सम प्रभावी होंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं ना, अग्र है तो पश्च, है ना, उग्र है तो सौम्य, है ना। लेकिन अगर साधारण बोलचाल का है, आना है तो जाना, चढ़ना है तो उतारना, वैसे ही हमारे लिए आपका चढ़ना है तो उतरना, वैसे ही है हमारे लिए आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ क्या कह रहे हैं? जिसके आने का दिन और समय मालूम ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। अभ्यागत भी तो पर्यायवाची है, गेस्ट का, मेहमान का, सज्जन का, है ना, आगंतुक का पर्यायवाची है, परंतु फिर भी जिसके आने की तिथि और दिन और समय न मालूम हो उसे अतिथि कहेंगे। दिन का मतलब होता है तिथि, वार, दिवस, है ना, तो जिसके आने की तिथि मालूम नहीं उसे अतिथि कहेंगे। जो अभी अभी आया है वो अभ्यागत होगा, जो अभी अभी आया है वो अभ्यागत होगा। और लोगों का समुदाय जो सामने बैठे हुए हैं उन्हें गणमान्य कहा जाएगा, वो गण, है ना, जो मान्य है तो गणमान्य होगा। असामयिक, जिसका समय नहीं आया है या जो समय का नहीं है तो उसे असामयिक कहेंगे। समसामयिक क्या होगा? जो चल रहा समय की घटनाएं होंगी वो समसामयिकी कहलाती है, इसी को आप करंट अफेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है? ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन ए कहता है चित्रकला, ऑप्शन बी कहती है शिल्पकला, ऑप्शन सी कहती है स्थापत्य कला और ऑप्शन डी कहती है मूर्तिकला। ये सभी आर्ट हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, सबकी अलग अलग पहचान है। जैसे कि आप चित्रकारी कहते हैं, यदि आप चित्रकारी कहते हैं तो चित्रकारी में भी अलग अलग चीज़ है, स्केचिंग अलग होती है, ड्राइंग अलग होता है, पेंटिंग अलग होता है, पेंटिंग में भी ऑयल पेंटिंग होता है ना, तो हर चीज़ अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपके जो ताजमहल है उसमें क्या आएगा? चित्रकला तो है नहीं, चित्र जो होती है वो दीवारों पर, कपड़ों पर और कागज पर उकेरा जाता है ना, रंगों से भरा जाता है, चारकोल का यूज़ किया जाता है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो चित्रकला की शैली में आते हैं। ठीक है, दूसरी बड़ी बात शिल्पकला कहते हैं, तो शिल्पकार जो होते हैं लकड़ी पर और धातुओं पर जो आकार देते हैं वो शिल्पकला कहलाती है। जैसे हमारे लिए आपके धातु पर होती है ना, जैसे हमारे टेराकोटा की मूर्तियां वगैरह होती हैं, या हमारे लिए आपकी तांबा का, कांसा का बना हुआ जो आर्ट वाला जो होता है वो शिल्पकला की कैटेगरी में आती है। मूर्तिकला क्या होती है? जहाँ पर पत्थरों पर या किसी आपके तत्व पर जो उसको मूर्ति का आकार दिया जाता है, मूर्तियों का रूप उसमें ढाला जाता है, वो मूर्ति कला है। लेकिन स्थापत्य कला क्या होता है? इसको बनाया गया है, स्थापना की गई है, इसको रचा गया है। इससे ताजमहल की जो मूर्ति, जब ताजमहल का जो रूप है वो आपका स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना माना जाएगा। ठीक है, कहने वाली बात है कि बेटा ये जितने भी शब्द हैं युग्म शब्द की तरह है, पर सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे कि प्रेम और प्रणय, प्रेम हम हर किसी से कर सकते हैं, आई लव यू सो मच अगर कहते हैं तो जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, भाई बहन हो सकते हैं। रिश्ते नाते तो आई लव मैंगो अगर कहते हैं तो वो फ्रूट भी हो सकता है। प्राकृतिक तो ओ माय गॉड आई लव दिस व्यू अगर कहते हैं
तो भी प्रेम है। लेकिन प्रणय क्या होता है? अपोजिट जेंडर के बीच जो लव अफेयर और अट्रैक्शन होता है उसे ही प्रणय कहा जाता है ना। सखा में, बंधु में, मित्र में अंतर होता है। दो जिसमें एक जान है तो सखा हो जाते हैं, किसी से भाई जैसा प्रेम है तो बंधु हो जाता है, और जो हमको मिल जाए और हमसे मित्रता का व्यवहार रखते हैं वो मित्र हो जाते हैं। समझ में आ रही चीज़ें? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्णित वाक्य को सही क्रम में लगाएं। ऑप्शन ए कहता है महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। ऑप्शन बी कहता है मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चलेगा। अब इस सेंटेंस जो रीअरेंजिंग सिस्टम में है उसको क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया इसमें, सबसे पहले है आपके क्या आएगा इसमें, आपके क्या आ जाएगा, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें मरने पर यमलोक जाना पड़ा, वहां उसने क्या नरक चलो क्या स्वर्ग चलो। तो इसमें आंसर क्या आएगा मुझे बताइए। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे होगा कि महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। क्लियर हो गया? तो कभी कभी रीअरेंजिंग सिस्टम में भी सेंटेंस दिया होता है, उससे आपको वाक्य को आपके क्रम में जमाने के लिए कहता है। कभी कभी कहता है पहला और छठवां यथा स्थान बना होगा, बीच के विकल्प को इस क्रम से जमाइए कि एक अनुच्छेद पूरा हो जाए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन के लिए। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उनसे संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? सबसे पहली बात हम जान लें कि विराम क्या होता है। विराम का मतलब होता है आराम या हम उसे कहते हैं विश्राम। आराम या उसे क्या कहा जाता है? विश्राम कहा जाता है। तो किसी कथन को कहते समय वक्ता, लिखते समय लेखक, पढ़ते समय पाठक जिस थोड़े समय के लिए रुकता या ठहरता है तो उसे विराम कहा जाता है। जिस चिन्ह से उसे प्रदर्शित करता है उस चिन्ह को विराम चिन्ह कहा जाता है। मौखिक उच्चारण में इसकी आवश्यकता नहीं होती, केवल बातों को, विचारों को प्रस्तुत करते समय एक ठहराव अगर दे दिया जाए तो उसे हम विराम कहेंगे। लेकिन लेखन में उस भाव और विचार की स्पष्टता से पूर्ण करने के लिए वाक्य के प्रारंभ, मध्य और अंत में जिस चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। इंग्लिश में आप इसे पंक्चुएशन मार्क के नाम से पुकारते हैं। तो कहा जाता है कि भारत के अंदर सबसे प्राचीन एक विराम चिन्ह है जो है पूर्ण विराम। इसके दो रूप थे, इकहरा पूर्ण विराम और दोहरा पूर्ण विराम। किसी भी कथन में जब हमारे विचार और भाव के तार टूट जाएं, वाक्य जहां समाप्त हो जाता है तो वहां इकहरा पूर्ण विराम लगाया जाता है। लेकिन कविता की शैली में अगर हम कोई पद्यात्मक रचना करते हैं तो कविता के चतुर्थ चरण समाप्त होने पर दोहरा पूर्ण विराम लगाया जाता है। केवल यही भारत की प्राचीन विराम चिन्ह में से मानी जाती है। जितने भी विराम चिन्ह हम भारत में हिंदी भाषा के लिए यूज करते हैं वो सभी लिया गया है हमारे लिए इंग्लिश से। तो सभी विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। माना जाता है कम से कम 19 से 20 प्रकार के विराम चिन्ह हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी में हम उसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं विराम चिन्ह से प्रश्न पूछ रहा है, जब किसी पद को एक्सप्लेन करना हो या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना हो तो वहाँ पर कौन से पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करेंगे? तो यहाँ होगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को क्या कहा जाता है? विवरण चिन्ह कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसे विवरण चिन्ह कहा जाता है। और इसका प्रयोग व्याख्या करने के लिए अगर हम विशेषता लिखते हैं, है ना, आदिकाल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं लिखते हैं, गुण दोष लिखते हैं, है ना, तो जब हमको उसको एक्सप्लेनेशन मोड में जाना होता है तब विस्तार देने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? ये है हमारे लिए अल्प विराम, जहां कथन में बहुत कम समय के लिए रुकना होता है। पर्यायवाची शब्द है, दो शब्द पदों को अलग करने के लिए, ठीक है ना। संबोधन में, पत्र व्यवहार में प्रिय,
है ना, उसी प्रकार प्रिय पुत्र, इसी प्रकार हम कह सकते हैं नमस्कार, है ना, सेवा में, ऐसे संबोधन के बाद अल्प विराम के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, बराबर को हम तुल्यता सूचक विराम चिन्ह कहते हैं। जब संधि समास, तुल्यता सूचक, जब संधि समास उपसर्ग की प्रयोग किए जाते हैं तो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और यदि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, शब्दार्थ लिखा जा रहा है, तो उत्तर को देने के लिए हम इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है ना, तो संधि, उपसर्ग, समास, प्रत्यय की प्रक्रिया, शब्दार्थ या किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुल्यता सूचक, खासकर आपके उपसर्ग प्रत्यय में, संधि में, और सबसे ज्यादा प्रयोग होता है किसमें, आपके शब्दार्थ को लिखने के लिए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे संस्कृत में तो विसर्ग कहते हैं, पर हिंदी में इसे अपूर्ण विराम कहा जाता है। और ये क्या होता है, इसे कॉलन के नाम से इंग्लिश में पुकारते हैं। अगर कोई शब्द या कोई, हमारे लिए क्या होता है, जब किसी की जन्म तिथि और मृत्यु को एक जगह पर लिखना हो, जन्म तिथि मृत्यु, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके फोटो के नीचे देखिएगा जन्म तिथि और मृत्यु के बीच में हम इसको लिखते हैं। दूसरी बड़ी बात, इसमें अगर हम कोई शीर्षक देते हैं तो जहां पर वाक्य पूर्ण नहीं है, अपूर्णता, जैसे कि दहेज कह दिया, अगर हम दहेज कहते हैं और दहेज कह देने से शीर्षक कंप्लीट नहीं है, हम यहाँ पर इस अपूर्ण विराम को लगाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक अभिशाप। मतलब आपका शीर्षक अब कंप्लीट होता है कि दहेज के बारे में आपको बताना है कि समाज के लिए एक श्राप की तरह है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? ऑप्शन ए कहता है अनुनासिक, ऑप्शन बी कहता है रेफ, ऑप्शन सी कहता है नुक्ता और ऑप्शन डी कहता है अनुस्वर। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अनुनासिक्य। तो सबसे पहली बात, रेफ वर्ण क्या होते हैं? ये हलंत वाला र होता है जो रेफ वर्ण, आरेफ वर्ण या ऊर्ध्व रेखा के नाम से पुकारा जाता है। इसका इस्तेमाल कब होता है? जब कोई दो कंप्लीट कॉन्सोनेंट में शॉर्ट पीरियड के लिए र आता है तो यह अपने अड़ने वाले वर्ण के ऊपर एक टोपी के तौर पर बैठ जाता है, तो उसे आरेफ वर्ण, रेफ वर्ण के नाम से पुकारा जाता है। और ये हमेशा रस्सी के र के साथ में प्रयोग जो है वो माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब किसी वर्ण के साथ में ऋषि की री आती है और वही वर्ण के नीचे हो जाती है तो भी आरेफ वर्ण कहलाता है। तो ऋषि का री और रस्सी का र आरेफ वर्ण की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, नुक्ता क्या होती है? नुक्ता एक बिंदी होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? आगत व्यंजन में किया जाता है। इस आगत व्यंजन को हम और क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है अकेंद्रीय व्यंजनग्राम कहा जाता है। अब अकेंद्रीय व्यंजनग्राम क्यों कहा जाता है? कि वो वर्ण जो हमारी वर्णमाला में नहीं है, हमारे वर्णमाला के केंद्र में नहीं है, हमारे पास उसके प्रयोग नहीं है, तो उसे अकेंद्रीय व्यंजन कहा जाता है। ये अकेंद्रीय व्यंजन ही हमारे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पश्तो को लिखने के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए इसे आगत व्यंजन कहते हैं। तो नुक्ता क्या होती है? किसी भी वर्ण के नीचे लगी हुई एक छोटी सी बिंदी, तो ख, ख, ग, ज और फ कहते हैं, तो ये हमारे लिए नुक्ता कहलाते हैं। ये हमेशा अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पश्तो के शब्द में पाया जाता है। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते तो ध्यान से देख रहे होंगे कि क, ख, ग कंठव्य है, ज जो है तालव्य है और फ जो है ओष्ठ्य है। अब ये हमारी वर्णमाला में तो है, परंतु यदि हम ख, ख, ग, ज और फ कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में ये हमारी वर्णमाला में नहीं है। क्यों नहीं है? कि नुक्ता का मतलब होता है एक छोटी सी बिंदी जो किसी भी वर्ण अक्षर के नीचे लिखी हुई होती है। इसे पाद चिन्ह भी कहा जाता है। इस नुक्ता को हम विराम चिन्ह में पाद चिन्ह के भी नाम से पुकारते हैं। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, जब इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो गले में और पीछे, मतलब आपके कंठ के बिल्कुल मूल से इसका उच्चारण होता है ख, ख, ग, ज, फ, ऐसा कहकर यहाँ कंठ के मूल से, है ना, इसका उच्चारण जो है वो किया जाता है। दूसरी बड़ी बात कि जब तक हमारे पास हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है
तब तक हम बेनुक्तादार करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कशीदा ना कह करके कशीदा, कायदा ना बोल करके कायदा, हक ना बोल करके हक कह सकते हैं। इसी प्रकार खलीफा ना बोल करके खलीफा, खुशी ना बोल करके खुशी, खालिश ना कह करके खालिश कह सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार गज़ल, गमगीन, है ना, गम कहते हैं तो हमारे पास अगर शब्द नहीं है तो हम उसके नुक्ता को हटाकर गजल है, गमगीन है, गम है ना, ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ज़मीर, ज़मीन अगर कहते हैं, ज़ाफ़रान कहते हैं, ज़ीरा कहते हैं, ज़रा कहते हैं, तब हम उसको बेनुक्तादार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ज़रा को हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर हिंदी में अगर उससे मिलते जुलते शब्द होते हैं तब उसको बेनुक्तादार हम कर ही नहीं सकते। जैसे कि ज़रा और जरा, सज़ा और सजा, ताक और ताक, है ना। उसी प्रकार आपका देखा था फन और फन। अब फ की बात करते हैं, फैसला है, फरमान है। अब देखिए कि अगर हम फसल, फल, फूल कहते हैं तो दोनों लिप्स एक दूसरे से मिलते हैं। फसल, फल, फूल कहते हैं तो दोनों होठ अधरोष्ट एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन फैसला कहते हैं, फ्रिज कहते हैं, प्रूफ कहते हैं, है ना, फॉर्म कहते हैं तो नीचे का होठ नीचे के दांत से टकराता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गई हमारे लिए नुक्ता। बारी आती है अनुनासिक और अनुस्वर की। अनुनासिक और अनुस्वर दोनों अयोगवाह वर्ण हैं। और ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि अगर हम केवल अनुस्वर की बात कर रहे हैं तो अनुस्वर जो होता है वो वर्ण अक्षर के ऊपर एक छोटी सी बिंदी होती है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, अनुस्वर का प्रयोग करते तो अम का उच्चारण अगर किया जाता है, अनुस्वर के अम का उच्चारण किया जाता है तो मुंह थोड़ा सा बंद हो जाता है और जो साउंड है वो नाजल के थ्रू, हमारे नेजल नासिका के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है। इस अनुस्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी का ए, ऐनक का ए, ओखली का ओ, औरत के औ में हम अनुस्वर का प्रयोग जो है वो करते हैं, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, कहाँ प्रयोग किया जाता है? दूसरा प्रयोग किया जाता है हिंदी के शब्द जैसे कि नहीं, उसी प्रकार मैं, बहुवचन शब्द हैं कहता है, अगर हम क्यों कहते हैं तब इसके प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही जो हमारा य, र, ल, व, श, श, स, ह कहता है तो इन दोनों के साथ में हमेशा अनुस्वर के प्रयोग जो हैं वो किए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। दूसरी बड़ी बात कि आपके जो पंचम वर्ण है, अंगा, इया, अणा, न और म, तो वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण यदि हम चाहें तो इसको हाफ लेटर में ना लिख करके हम इसके बदले अनुस्वर का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि अनुनासिक के क्या है? अनुनासिक के वर्ण है हमारे लिए चंद्र बिंदु, तो अनुनासिक के वर्ण है हमारा चंद्र बिंदु, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं? जब हम चंद्र बिंदु का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो मुंह खुल जाता है और साउंड जो है वो नेजल के थ्रू फ्लो होती है ना। इसका प्रयोग कहाँ होता है? शिरोरेखा के नीचे की मात्रा, जैसे कि आम का आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी बड़ी बात कि ये तद्भव शब्द की क्या होती है? पहचान होती है ना। ये किसकी पहचान होती है? ये मैक्सिमम तद्भव की पहचान है। तद्भव शब्द की पहचान हो जाती है हमारी चंद्र बिंदु, ठीक है ना, और शिरोरेखा के नीचे की मात्रा। क्रिया शब्द जैसे कि हम कहते हैं बहुत, जाएं कहते हैं, ठीक है ना, जाएं कहते हैं, हंसी कहते हैं, ठीक है ना, तब यहाँ पर हमारे लिए चंद्र बिंदु के प्रयोग है। यही वजह है जब आप कहते हैं जैसे कि धुआं कहते हैं, है ना, उसी प्रकार बहुएं कहते हैं बहुवचन में, लताएं कहते हैं, ठीक है, तिथियां कहते हैं, तब हमारे लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो शिरोरेखा के नीचे की मात्रा के लिए चंद्र बिंदु। पर संगम कह रहा है, संगम कह रहा, मैंने अभी बताया कि संगम का प्रयोग मतलब कि आपके जो अंतःस्थ और उष्म वर्ण है उसके साथ हमेशा अनुस्वर के प्रयोग किए जाएंगे। तो क्वेश्चन में किसकी अशुद्धि है? अनुनासिक के जो लगा हुआ है उसकी अशुद्धि यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानियों से सिंचाइयाँ की जाती हैं। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है।
अब देखने वाली बात है कि सिंचाई कहते हैं तो वो एक वचन है, हालांकि हमारे लिए अगर देखा जाए तो पानी एक वचन में है तो उसकी क्रिया भी एक वचन हो गई। तो नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, तो पानी हमेशा एक वचन में आते हैं। वर्षा, है ना, आंधी, तूफान, प्रेम, दया, घृणा, नफरत, वीरता, बहादुरी अगर कहते हैं तो जितने भी मैक्सिमम भाववाचक संज्ञा, मैक्सिमम आपकी समूहवाचक संज्ञा और मैक्सिमम आपकी पदार्थवाचक संज्ञा मैक्सिमम टाइम में सिंगुलर नंबर में होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो पानी से सिंचाई की जाती है। क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसको हम बदलेंगे किसमें? आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सबसे पहली बात कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर यदि हम वाक्य की बात करते हैं तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल सेंटेंस जिसको हम सरल वाक्य कहते हैं, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं, और तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस जिसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो सरल वाक्य क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय से संपूर्ण कथन को सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। तो बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, तो बच्चा हमारे लिए एक उद्देश्य है और उसका विधेय क्या है? पास आना। क्लियर हो गया? अब हमारे मिश्र वाक्य क्या होते हैं? एक प्रधान वाक्य और एक उपमिश्र वाक्य क्या होते हैं कि जहां एक प्रधान वाक्य पर आश्रित एक, दो या उससे ज़्यादा उपवाक्य जुड़े हों। तो जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय के अलावा उसी समान की क्रियाएं होती हैं तो वाक्य को प्रधान वाक्य पे और उपवाक्य में बांट दिया जाता है। जितने उद्देश्य और विधेय होंगे उतने प्रधान और उपवाक्य बनाए जाएंगे। तो जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य पर आश्रित उपवाक्य जुड़ा हो जो क्रिया विशेषण वाले संयोजक शब्द से जुड़ा हो, अब तब, जब तब, है ना, यहाँ वहाँ, ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही, तब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्र वाक्य होते हैं। पर हमारे लिए संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जब 2 या उससे अधिक सरल या मिश्र वाक्य एक कंजक्शन वर्ड्स और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, अगर, मगर, लेकिन ऐसे संयोजक शब्द से जुड़ा होता है तब वहां होता है संयुक्त वाक्य। तो बच्चा दौड़कर मेरे पास आया कहते हैं, तो ज्यों ही बच्चा दौड़ा वह मेरे पास आ गया। अब ज्यों ही से वह यहाँ पर कह रहा है, तो एक सेंटेंस मुख्य वाक्य है, ये आपका मिश्र उपवाक्य है कि ज्यों ही बच्चा दौड़ा त्यों ही मेरे पास आ गया। ठीक ना, जैसे ही बच्चा दौड़ा वैसा मेरे पास आ गया। तो मैंने अभी बताया क्या कि जहां पर एक क्रिया विशेषण का शब्द मेन सेंटेंस को सब सेंटेंस से एडिशन करता है तो मिश्र वाक्य होते हैं। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया कहते हैं तो ये सरल वाक्य है। अब जहां हमें और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, अगर, मगर, क्योंकि, अपितु, बल्कि, अन्यथा, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप जैसे शब्द मिलते हैं जो एक कंजक्शन वर्ड्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? अब बारी आती है कि आज्ञार्थक वाक्य किसकी कैटेगरी में आते हैं? तो जब हम वाक्य को अर्थ के आधार पर बांटते हैं, वाक्य को अर्थ के आधार पर बांटा जाता है तो वहां पर हमारे लिए 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है विधिवाचक, विधि सूचक, विधानार्थक, विध्यर्थक या विधि सूचक वाक्य, है ना, जहाँ सामान्य तौर पर एक उद्देश्य और विधेय के द्वारा कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, माता भोजन पका रही है, पिताजी कार्यालय जा रहे हैं। और जहाँ कार्य का होना नहीं पाया जाए वो निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य हो जाता है कि आज दूध वाला नहीं आया, है ना, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तब हमारे लिए नकारात्मक वाक्य हो जाता है। ठीक है, जब कोई प्रश्न पूछा जाए, कब कोई प्रश्न पूछा जाए कौन, क्या, किसे, किसने, तब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, है ना, किसका रास्ता देखे ए दिल है सौदाई,
है ना। तो ये हमारे लिए आपके प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। यदि वक्ता के कार्य में एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो, है ना, तो वहां पर संकेतार्थक या शर्त बोधक वाक्य हो जाते हैं, है ना। अगर तुम मिल जाओ अगर कहते हैं तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। या कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि जहां एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर हो तो शर्त बोधक हेतुवाचक वाक्य कहलाता है। इसको कंडीशनल सेंटेंस या इंडिकेट सेंटेंस के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। वर्षा हो जाती तो फसल सूखने से बच जाता। लेकिन यही आती है जब किसी कार्य के प्रति हम संदिग्धता या संभावना बताएं तो संभावनार्थक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य हो जाता है। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो ना तुम शायद। या कहता है शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, तब हमारे लिए आप होता है शायद मेरे पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं, संभवतः उसकी परीक्षा समाप्त हो गई होगी कहते हैं, तो हमारे लिए संभावनार्थक या संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। लेकिन किसी प्रार्थना, स्वीकृति, अनुरोध का बोध करा के भी हमें उसके पीछे आज्ञा का बोध हो तो उसे हम ऑर्डर फॉर्म कहते हैं, या हम इसे ये आपके कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य। इसे हम आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। सुरेश को बुलाना चाहिए, बिल्कुल आज्ञा नहीं है। अभिषेक पुस्तक लाओ कहता है तो हम क्या कह रहे हैं, उसको आज्ञा दे रहे हैं। सुषमा को पढ़ना जरूरी है कह रहे हैं तो आज्ञा नहीं है। तुम्हें बाजार जाना चाहिए कह रहे तो आज्ञा नहीं है। लेकिन सीधे से सीधे पुस्तक लाओ कह रहा है तो कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए कहते हैं, है ना। मेरे लिए एक कप चाय बना दो कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सब हो जाते हैं हमारे लिए आज्ञार्थक वाक्य, ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक, अब बारी आती है हमारे लिए अपना लास्ट वन जो है हमारा इलेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं इच्छार्थक वाक्य। शुभकामना, आशीष जैसी बातों का बोध हो, जिस वाक्य में वक्ता की या लेखक की इच्छा, शुभकामना, आशीष जैसी बातों का बोध हो, उसे इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है, ठीक है ना। जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, आपकी यात्रा मंगलमय हो कहता है। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो, तो ये हमारे लिए आपका आज्ञार्थक वाक्य होगा, है ना। लेकिन कहता है आओ झूमे गाए, मिलकर मौज मनाए, तभी हमारे लिए इच्छार्थक वाक्य होगा। क्लियर हो गया। मैं बाजार जाना चाहता हूं, ये इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। मैं हमेशा सोचती हूं कि मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी, पर आदत से मजबूर ये मुझसे होता नहीं है। शॉर्ट टर्म थ्योरी मेरे काम की नहीं होती है। मैं कभी भी नहीं चाहती कि बच्चे के मन में लेश मात्र का भी डाउट है जो रह जाए। आई विल ट्राई कि बच्चा अगर क्वेश्चन पेपर देखे तो उसे तुरंत दिमाग में क्लिक करे और आंसर वो वहीं के वहीं मेंशन कर सके। तो यही उम्मीद और यही कोशिश रहती है कि मैं थोड़े में ज़्यादा करने पर बिलीव नहीं करती, मैं थोड़े के साथ साथ ज़्यादा पर भी बिलीव करती हूँ। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि मेंस कम प्री पढ़िए। हम क्यों बोलते हैं इंटीग्रेटेड बैच के लिए, इसलिए बोलते हैं आप मेंस के तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो प्री बहुत ईजी हो जाएगी। वही बात है ना कि एक बच्चा जो क्लास 1 में है नर्सरी का पेपर बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है, लेकिन नर्सरी के बच्चे को KG 1 का पेपर देंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। हालांकि बहुत से सब्जेक्ट, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जहां पर आप 5 साल का पेपर लेकर चीज़ों को स्किप करते हैं, पर लैंग्वेज में बेटा ऐसा नहीं है। इसलिए मैं हर एक टॉपिक को बहुत डिटेलिंग में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हर बार यह कोशिश करती हूँ कि एग्ज़ाम का टाइम है, आप 1 घंटा लेक्चर नहीं पढ़ पाएंगे तो क्यों ना मैं उसको आधे घंटे का 40 मिनट का बनाऊं, पर मुझसे हो ही नहीं पाता, क्योंकि मैं हर एक चीज़ जो पूछा जा रहा है उससे जो चीज़ें रिलेट करती हैं वो सब को लेकर आपके सामने बताती हुई चलती हूँ। हालांकि यहाँ आज्ञार्थक पूछा गया था, पर मैं फिर उसके अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी मेंशन करूँ ताकि आपका सिलेबस तो कवर हो जाए, ठीक है ना। और आई मेक श्योर कि अगर आपने इतने दिन की MCQ सीरीज को देखा है, खासकर हिंदी लैंग्वेज का, तो आई विल श्योर कि मैं आपके पेपर में आपको सबसे बड़े जो कामगार है वो साबित होंगी। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अगला कह रहा है पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य। देखिए अभी मैंने बताया आपको आज्ञार्थक है कि संकेतवाचक है कि संदेहवाचक है कि इच्छावाचक।
इच्छा में क्या होती है? वक्ता की इच्छाओं का बोध होता है ना। संदेह में क्या होता है? कार्य के प्रति संदिग्धता का बोध होता है। आज्ञा में क्या होता है? प्रार्थना, स्वीकृति, अनुरोध के बाद में भी आज्ञा का बोध होता है। लेकिन संकेत क्या है कि पानी अगर नहीं बरसता तो धान सूख जाता। धान कब बचेगा? जब पानी बरसेगा। तो संकेत दे रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। इसे कंडीशनल सेंटेंस के भी नाम से पुकारा जाता है। इसे शर्त बोधक हेतुवाचक वाक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या है? क्या उसे उद्देश्य कहते हैं, क्या उसे विधेय कहते हैं, या वाक्य का विस्तार कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, वाक्य क्या होता है? शब्द पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है ना। सबसे पहली बात, वक्ता के मुख से सुनाई देती है श्रोता के कानों तक, तो वो होती है ध्वनि। इसी ध्वनि को जिस प्रक्रिया में आकार दिया जाता है वह है लिपि। लिपि में जो सांकेतिक चिन्ह दिखाई देने लगते हैं वो है वर्ण, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। इन्हीं वर्णों को मानक वर्तनी से जब नियम का पालन करके शुद्धता से उसका वर्णन प्रयोग करते हैं तो संयुक्ताक्षर है। और इसे संयुक्ताक्षर से एक सार्थक तत्व की प्राप्ति होती है, और यही सार्थक तत्व क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है। जब तक यह शब्द किसी संग्रह के भीतर है तब तक शब्द है ना। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इतिहास के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, पर्यायवाची, एकार्थी, समानार्थी, विलोम शब्द, अनेकार्थी, युग्म शब्द, समोच्चारित शब्द, ऐसा करके, ठीक है ना। और प्रयोग के आधार पर जब यही शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है शब्द पद। क्या कहा जाता है? उसको शब्द पद कहा जाता है। 4 प्रकार का विकार्य शब्द पद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। 4 प्रकार का अविकार्य शब्द पद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब इन्हीं शब्द पदों को अगर हम व्याकरणिक इकाई के तौर पर बांधते हैं तब वो कहलाता है हमारे लिए पदबंध, है ना। वाक्य में प्रयोग होने वाले जब सभी पद मिलकर एक संपूर्ण इकाई का काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध के नाम से पुकारते हैं। इसे पद निर्णय, पदान्वय, पद निच्छेद, है ना, पद विच्छेद के भी नाम से पुकारा जाता है। इसे पद परिचय भी कहा जाता है। और अब पद एक दूसरे से बंध जाते हैं तो एक अंश का जन्म होता है जिसे कहा जाता है वाक्यांश, है ना। अब इसी वाक्यांश को अगर मिश्र वाक्य बनाना है तो मुख्य वाक्य पर आश्रित होना पड़ेगा, तो उसे हम उपवाक्य या आश्रित वाक्य कहेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन वाक्य का संपूर्ण अंश होगा जिससे भाव और विचार पूर्णता से प्रकट हो जाएंगे, तब उसे वाक्य कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो वाक्य को भाषा की संपूर्ण इकाई कहते हैं, ठीक है। वर्ण को लिखित रूप में भाषा की लघुत्तम इकाई कहते हैं, तो ध्वनि को मौखिक रूप में भाषा की लघुत्तम इकाई कही जाती है। और इसी वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जिसके विषय में बात की जाती है या जिसके बारे में वाक्य में वर्णन किया जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और इसी उद्देश्य को क्या कहा जाता है? कर्ता भी कहा जाता है। एज अ नाउन इसका संज्ञा के अनुसार नाम है जो बदले में प्रोनाउन वर्ड्स यानी कि सर्वनाम को इस्तेमाल कर सकता है। या तो सिंगुलर नंबर में होगा या प्लूरल नंबर में होगा, या तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन होगा, मस्कुलिन जेंडर में होगा या फेमिनाइन जेंडर में होगा। तो जिसके विषय में बात की जा रही हो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और वही उसके वाक्य का विस्तार कि वो क्या कर रहा है वह उसका प्रेडिकेट यानी कि विधेय कहलाता है। अगर कहता है मोहन विद्यालय जा रहा है तो सब्जेक्ट कौन बना? मोहन, और विद्यालय जाना उसका प्रेडिकेट बना। शिक्षिका छात्रों को पढ़ा रही हैं तो शिक्षिका बनी सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य या कर्ता, और छात्रों को पढ़ाना बना उसका विधेय। क्लियर हो गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि यह काम उसने ही किया होगा वाक्य में ही क्या है? क्या यह कालवाचक क्रिया विशेषण है, निपात है, क्रिया विशेषण का शब्द है, या विस्मयादि बोधक है? सबसे पहली बात अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? उसने ही काम किया होगा, तो फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो जहाँ पर किसी वाक्य में एक ऐसा शब्द जिसे हम निपात कहते हैं, निपात का मतलब होता है जो कहीं भी गिर पड़े,
निपात का मतलब होता है जो कहीं भी गिर पड़े। तो एक ऐसा अव्यय या अविकारी शब्द जो वाक्य में भाव के अनुसार कहीं भी रख दिया जाए जिससे वाक्य में विशेष प्रकार का प्रभाव पड़े, तो ऐसे प्रयोग को निपात शब्द कहा जाता है। निपात भी एक अव्यय की तरह होते हैं क्योंकि इसका वचन लिंग कुछ भी नहीं होता, परंतु वाक्य में प्रयोग होने के बावजूद भी इन्हें वाक्य का अंग माना नहीं जाता है। अब देखिए ना, यह काम उसने ही किया होगा तो फोर्स लगा रहा है कि किसी और ने नहीं, उसने ही ये काम किया है। तो इस निपात शब्द में सकारात्मक है हाँ, जी, हो। नकारात्मक है ना, नहीं, मत। इसी प्रकार प्रश्न है क्यों, है ना, ऐसा बल लगाया जा रहा है, ठीक है ना। विस्मय है, काश कहता है, ठीक है। इसके बाद अवधारणा है, ठीक अगर कहता है, सच अगर कहता है। उसी प्रकार बल प्रदायक है, बल प्रदायक में ही, भी, तक, मात्र अगर कहता है, ये बल प्रदायक है। मैं भी जाऊंगा, इतना ही बचा है, अब ही जाओ कहता है ना। इसी प्रकार जीवन भर कहता है, पेट भर कहता है ना। इसी प्रकार और क्या कहता है, मान लीजिए कहते हैं यहाँ तक, वहां तक कहता है, तो ये हमारे लिए निपात शब्द होते हैं। क्लियर हो गया। तो भी, तक, ही, मात्र, है ना, ये सब हमारे लिए निपात शब्द होते हैं। संस्कृत में आप खलु कहते हैं, नूनम कहते हैं, ये हमारे लिए वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, दूसरी बड़ी बात, कालवाचक क्रिया विशेषण क्यों नहीं है। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। रूप के आधार पर यह क्रिया विशेषण आपके 3 प्रकार का है। एक है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानीय या उद्देश्य क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार का है, साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और संयोजन क्रिया विशेषण। वही संयोजन क्रिया विशेषण आपके मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, पर अर्थ के आधार पर 4 प्रकार का है, समय सूचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। समय सूचक मतलब कि अब, तब, जब, कब, सुबह, शाम, दोपहर, इस वर्ष, लगातार, प्रतिदिन, प्रतिपल, ये समय सूचक है, ठीक है ना। स्थान में यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ये स्थान है। इधर, उधर, जिधर, किधर, स्थिति या दिशा है। इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा, कम, ज़्यादा, लगभग कहता है तो परिमाण है। और ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा कहता है तो हमारे लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं है। क्रिया विशेषण तो है ही नहीं। और विस्मय आदि बोधक क्या होता है, वक्ता की मन स्थिति का बोध कराता है, तो विस्मय आदि बोधक है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, निपात शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए कहता है शिखा ने कहा। अब ब्रैकेट में दिया है कि वह कल नाटक देखने जा रही है। इसमें क्या विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ध्यान समझिएगा कि क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज को ही कहा जाता है उपवाक्य। और ये क्या होते हैं, जब किसी वाक्य में एक या उससे अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वाक्य को मुख्य वाक्य में और उपवाक्य में बांट दिया जाता है। जितनी मुख्य क्रिया होगी, जितना मुख्य उद्देश्य होगा, उसी आधार पर उसे प्रधान वाक्य और उपवाक्य में बांट दिया जाता है। अब ये जो उपवाक्य होते हैं, इसमें जब हम उसको बांटते हैं तो एक होता है प्रधान वाक्य और हम उसको कहते हैं मुख्य वाक्य, और इसको आप क्या कहते हैं, मेन सेंटेंस के नाम से पुकारते हैं। एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से कंप्लीट सेंटेंस, एक उद्देश्य और एक विधेय से संपूर्ण कथन प्रधान या मुख्य वाक्य कहलाता है। इस वाक्य से छोटा होता है, इस मुख्य वाक्य से छोटा होता है, उसे उपवाक्य कहा जाता है। इसको हम मेन सेंटेंस और इसको हम सब सेंटेंस के नाम से पुकारते हैं। तो वाक्य में जब एक या उससे ज़्यादा समापिका क्रिया होती है तो वाक्य को मुख्य वाक्य में और उपवाक्य में बांट दिया जाता है। जितने समापिका क्रिया होंगी उतने ही मुख्य वाक्य और उपवाक्य बनाए जाते हैं। तो मुख्य वाक्य को प्रधान वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय से संपूर्ण कथन हमारे लिए मुख्य या प्रधान वाक्य कहलाता है। तो सरल या साधारण वाक्यों को भी हम मुख्य वाक्य कह सकते हैं। खासियत क्या होती है, इससे अगर हम सेंटेंस से हटा दें तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज होता है। परंतु इस वाक्य से छोटा कथन होता है जिसे उपवाक्य कहा जाता है। इस वाक्य को हम एक वाक्यांश भी कह सकते हैं क्योंकि मुख्य वाक्य से छोटा होता है।
दूसरी बड़ी बात, यह एक अधूरा वाक्य होता है। इसको अपने आंसर को डिफाइन करने के लिए मेन सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में अब यह बन जाता है हमारे लिए आश्रित वाक्य। क्लियर हो गया बेटा? क्या बन जाता है? आश्रित वाक्य बन जाता है। तो जब किसी मेन सेंटेंस पर सब सेंटेंस डिपेंड होता है तो उपवाक्य के 4 प्रकार होते हैं। एक विशेषण उपवाक्य, एक क्रिया उपवाक्य, एक संज्ञा उपवाक्य और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसमें कहा है कि शिखा ने कहा कि वह कल नाटक देखने जा रही है, इसमें संज्ञा उपवाक्य है। और ये क्या होते हैं? वाक्य में प्रयोग होने वाली संज्ञा जो मुख्य वाक्य में है, जब उसमें जुड़ने वाला सहायक वाक्य उस संज्ञा की क्रिया को पूरा करने के लिए जुड़ता है तो नाउन क्लॉज कहलाता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि जो सेंटेंस सब सेंटेंस जो मेन सेंटेंस से एडिशन करेगा तो की जैसे शब्द से ये जो है वो जुड़ा हुआ होता है, सबसे बड़ी पहचान। क्लियर हो गया? दूसरी बड़ी बात कि विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं? अब किसी सेंटेंस में आते हैं संज्ञा, और विशेषण क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। तो अगर किसी वाक्य में कोई संज्ञा शब्द आ रही है और वह उपवाक्य जो उसमें प्रयोग होने वाली संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जुड़ रहा है तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिवल आपका क्लॉज कहते हैं, या उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है ना? जैसे आगरा का ताजमहल देखने लाखों लोग जाते हैं। अब आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ताजमहल भी जातिवाचक संज्ञा, पर आगरा की पहचान किससे है? ताजमहल से है। समझ में आ रही बेटा मैं क्या बता रही हूँ? जब किसी वाक्य में प्रधान वाक्य पर कोई संज्ञा है और उस पर जुड़ने वाला उपवाक्य उस संज्ञा को पूरा करने के लिए जुड़ रहा है, जो एक योजक शब्द की से जुड़ा हो तो संज्ञा उपवाक्य होंगी। लेकिन अगर किसी वाक्य में आने वाली संज्ञा की विशेषता बताने के लिए कोई उपवाक्य जुड़ा हो तो वो विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। जैसे आम और बरगद की घनी छांव में लोग आराम करते हैं, तो आम और बरगद एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता है कि घनी छांव में आराम करते। ठीक है? लेकिन क्रिया उपवाक्य क्या होगा? जहां वाक्य में आने वाला कर्ता की क्रिया का वहां पर वर्णन किया जाए, है ना? जहां वाक्य में आने वाली कर्ता, तो उसको जो उपवाक्य जुड़ेगा उस कर्ता के कार्य को प्रभावित करेगा, उस कर्ता के कार्य को बताएगा, तो क्रिया उपवाक्य कहलाता है ना? कि मोहन तैरते हुए डूब गया, मोहन तैरते हुए डूब गया। अब मोहन कर्ता है और डूब गया उसकी क्रिया है। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होगा? जब वाक्य में कोई क्रिया का शब्द आ रहा है और जो उपवाक्य उसमें जुड़ रहा है और उस क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। इसे एडवर्बियल क्लॉज कहेंगे, इसे नाउन क्लॉज कहेंगे, इसे वर्बियल क्लॉज कहेंगे, इसे एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से पुकारा जाएगा। जैसे क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या हो गया? हाथी धीरे धीरे चलता है परंतु बुद्धिमान भी है। अगर कहते हैं कि हाथी धीरे धीरे चलता है और बुद्धिमानी भी है तो वो हमारे लिए आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे कि हाथी क्या है? धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है ना? तो वहाँ हमारे लिए आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब बारी आती है नेक्स्ट वन क्वेश्चन की। धीरे धीरे का समास पहचानिए। क्या यह द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या द्विगु है? सबसे पहली बात कंफ्यूजन क्रिएट करना है आपके दिमाग में ये हाइफन को लेकर। तो देखिए अगर एग्जाम्पल कहता है जैसे कि धीरे धीरे कहता है, इसी प्रकार हौले हौले कहता है, ठीक है ना? यहाँ पर भी हाइफन है। ठीक है? अगर कहता है रात दिन कहता है, इसी प्रकार माता पिता कहता है, यहाँ पर भी हाइफन है। अब यहाँ कहता है जैसे कि शब्द सागर कहता है ना? उसी प्रकार शब्द भंडार कहता है, तो यहाँ पर भी हाइफन देख रहे हैं आप। ठीक है ना? अगर कहता है 10 20 कहता है ना? इसी प्रकार दो परत कह रहा है तो भी हाइफन है। ठीक है? अब इसी में अगर कह देता है जैसे कि मारा मारी कहता है ना?
चूमा चूमी कहता है, पटका पटकी कहता है। तो सबसे पहली बात कि बचपन में दिमाग से जो फिक्स किया हुआ है कचरा, वो कचरा दिमाग से हटा दीजिए कि दो शब्द के बीच में हाइफन आएगा तो द्वंद्व होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है द्वंद्व समास, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। when to different type of words including with hyphen, when to different type of words including with hyphen। और जब हम इसको समासिक पद रचना का विग्रह करते हैं तो हम यहाँ पर एक संयोजक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? संयोजक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रात और दिन, माता और पिता, सुख तथा दुख, देश एवं विदेश, ऐसे सिचुएशन में होता है हमारे लिए द्वंद्व समास। क्लियर हो गया? ठीक। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर भी टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स है, शब्द और सागर, शब्द और भंडार, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। ऐसे सिचुएशन में जहां हम वहां पर विशेषण नहीं बना पाए तब वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इन्फ्लेक्शन का, कारक रचना का प्रयोग करते हैं। शब्द का सागर, शब्द का भंडार, तो जहां कारक रचना आ गई वहां पर हो जाता है हमारे लिए तत्पुरुष समास हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट वन, 10 20 दो परत कह रहा है। इसमें भी दो शब्द है, 10 और 20, दो और परत, परंतु 10 और 20 दो परत कह रहा है तो यह एक विशेषण का काम कर रहा है। और जहां पर विशेषण का काम होता है वहां हो जाते हैं कर्मधारय समास। ठीक है। पर आप फर्स्ट वन एग्जाम्पल एंड लास्ट वन एग्जाम्पल में देख रहे हैं टू इक्वल वर्ड्स रिपीटेशन विथ हाइफन, धीरे धीरे, हौले हौले, मारा मारी, चूमा चूमी। अब देखिए, धीरे ही धीरे, हौले ही हौले कहते हैं, तो धीरे और हौले एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना? धीरे ही धीरे, हौले ही हौले, तो जहां पर क्रिया विशेषण का शब्द और अव्ययी भाव समास की कैटेगरी में आ जाता है, संबंध बोधक वाला उदाहरण भी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए आपका अव्ययी भाव समास। फिर इसी पर्सनालिटी में अगर मारना और चूमना कहते हैं, ये भी तो अभिकारी शब्द है, मारना और चूमना कहते हैं, ये भी अभिकारी शब्द है, परंतु परस्पर मारना, परस्पर चूमना किसी अन्य पद की पहचान बता रहा है तो ये हमारे लिए क्या बन जाते हैं? व्यतिहार बहुव्रीहि समास हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो हाइफन को लेकर कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा। ठीक है। दूसरी बड़ी बात, जितना डिटेल में बता रही हूँ बेटा, सारे कंफ्यूजन खत्म करते हुए चल रही हूँ मैं। क्लासेस लंबी हो जाती हैं पर आई थिंक कि जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ना चाहता है वो घड़ी के कांटे को देखता नहीं है। उसे कंटेंट और कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मतलब होता है, समय से मतलब नहीं होता। और अगर सूरज बनना है तो सूरज की तरह जलना भी तो होगा। सूरज की बनना है तो सूरज की तरह जलना भी तो होगा, तपना होगा, मेहनत करना होगा, तब तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा? आपका हो जाएगा धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास। ठीक है। तो एक अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति अगर एक योजक चिन्ह के साथ हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। पर द्वंद्व समास क्या होता है? दो अलग अलग शब्द का मेल होगा, वहां द्वंद्व समास होंगे। कर्मधारय समास क्या होगा? जब विशेषण का काम करेगा तो कर्मधारय होगा। और द्विगु क्या होता है? न्यूमेरिकल होता है। इसलिए द्वंद्व समास को कपलेटिव कंपाउंड कहते हैं, अव्ययी भाव को एडवर्बियल कंपाउंड कहते हैं, कर्मधारय को एट्रीब्यूटिव कंपाउंड कहते हैं, द्विगु को न्यूमेरिकल्स कंपाउंड कहते हैं, तत्पुरुष को डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं और आपके बहुव्रीहि को एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? ऑप्शन ए, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। आंसर आएगा आपका डी, सी। क्या आंसर आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो जिस समासिक पद रचना में उत्तर पद प्रधान और प्रथम पद गौण हो, मतलब सेकंड पद जो होगा वो प्राइमरी होगा और आपका जो फर्स्ट शब्द पद होगा, फर्स्ट शब्द पद जो होगा वो आपका क्या होगा? सेकेंडरी होगा। ठीक ना। और समासिक पद रचना को विग्रह करते समय कर्म से अधिकरण तक की कारक विभक्ति मिलेंगी। तो जिस समास का प्रथम शब्द पद कर्म, करण, संपदान, अपदान, संबंध, अधिकरण कारक हो, दूसरे पद की प्रधानता हो और प्रथम शब्द पद के द्वारा दूसरे पद के अर्थ को सुनिश्चित कर लिया जाए तो वहां तत्पुरुष समास होते हैं। 6 प्रकार का तत्पुरुष समास का भेद होता है और 3 प्रकार का उसका उपभेद होता है। लेकिन पूर्व पद प्रधानता किस में होती है?
पूर्व पद की प्रधानता आपके होती है किसमें? आपकी पूर्व पद की प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास में। पहला शब्द अव्यय या अविकारी होता है, वो भी अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। संख्यावाची प्रधान कौन होता है? द्विगु समास होता है। अब संख्यावाची में भी अंतर है। अगर वो दशानन कह रहा है, संख्या है यहाँ पर, अगर वो कहता है जैसे कि आपका दोरंगा कहता है तो संख्या है यहाँ पर, ठीक है ना। इसी प्रकार 10 मंजिल कहता है तो भी संख्या है, ठीक है। अब 3 प्रकार की एग्जाम्पल, 10 है आनंद जिसके कह के किसी थर्ड पर्सनालिटी को बता रहा है तो संख्यावाची होकर भी ये बहुब्रीही हो गया, तो इसे संख्या पूर्व पद बहुब्रीही कहेंगे। 2 रंग का कह रहा है तो केवल समूह का बोध करा रहा है, तब यह हमारे द्विगु समास हो जाएगा। 10 मंजिल कह रहा है तो मंजिल की विशेषता है 10, तो कर्मधारय संख्या पूर्व पद कर्मधारय समास हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? भला बुरा, पंसेरी, नवयुवक या बखूबी? तो आंसर आएगा आपका पंसेरी। अब यहाँ पर जो शेर होता है ये किसका मापक होता है? वजन का। शेर कहते हैं तो वजन है, ठीक है ना। एक होता है शेर, है ना। अब इस शेर के 2 रूप हैं, एक तो बब्बर शेर है ना, जिसको हम सिंह कहते हैं, सिंह का तद्भव रूप हो जाता है शेर। लेकिन शायरी कहते हैं तो शायरी का संक्षिप्त रूप भी शेर कहलाता है कि शेर अर्ज किया है। क्लियर हो गया, उसके लिए भी प्रयोग होता है। लेकिन शेर कहते हैं, शेर सरोते के स वाला, तो ये वजन होता है। 5 शेर का समूह अगर कहता है तो 5 शेर का समूह है पंसेरी, है ना। तो पंसेरी की दुकान पंसारी, अब पंसेरी है 5 शेर का समूह, और यही अगर पंसारी कह देता है तो दोनों में अंतर हो जाता है ना। देखिए पंसेरी कह रहा है तो 5 शेर का समूह है, मतलब 5 वजन का समूह है, 5 से 1 शेर, 2 शेर, 1 मन, 2 मन, पुराने जमाने में चावल वगैरह को नापते थे ना वो वाला। और पंसारी कहते हैं तो हमारा जो आपका दुकानदार होता है उसको पंसारी कहते हैं, है ना। जो परचून की दुकान में बैठता है, राशन का दुकान रखता है, उसे पंसारी कहते हैं। भला बुरा कहते हैं तो भला और बुरा कह रहे हैं तो ये हमारे लिए कर्मधारय भी हो सकता है कि दोनों विशेषण का शब्द है, भला और बुरा। कभी कभी ये द्वंद्व भी हो सकता है कि भला और बुरा कह के, भला या बुरा कह के द्वंद्व हो सकता है। नव युवक, वह युवक जो नव है ना, तो ये हमारे लिए कर्मधारय हो जाएगा। बखूबी कहता है, खूबी से बहुत ज्यादा कहता है, तब कर्मधारय हो जाएगा। तो पंसेरी हमारे लिए आपका इसमें द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष। कर्मधारय समास होगा तो ध्यान रखिएगा, देव महान। अब ये देव की विशेषता बता रहा है कि महान है, योजक शब्द जुड़ा हुआ है जो। तो समासिक पद रचना में अगर हम कर्मधारय की बात करते हैं तो कर्मधारय समास में या तो पहला पद उपमेय होगा, दूसरा पद होगा हमारे लिए उपमान का, या तो पहला पद विशेषण का होगा और दूसरा पद होगा हमारे लिए आपका विशेष्य का, ठीक है। या तो दोनों एक ही रूप के होंगे, तो रूपक वाले उदाहरण कर्मधारय समास में आते हैं। कभी कर्मधारय समास में विशेषण पूर्व पद में होता है, कभी उत्तर पद में होता है, कभी विशेषण दोनों पद में होता है। तो विशेषण पूर्व पद, विशेषण उत्तर पद, विशेषण उभय पद कर्मधारय होते हैं। कभी उपमेय पूर्व पद, उपमान उत्तर पद, कभी उपमान उत्तर पद के नाम से होता है, कभी रूपक वाले उदाहरण होते हैं। जब समासिक पद रचना को विग्रह किया जाता है तो तुलना होती है, तुलना होती है तो हम क्या करते हैं? है जो कहते हैं, है ना, है जो कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे हो जाते हैं। हम रूपी लगाते हैं, चंदा रूपी मुखड़ा कहते हैं, या तो सिंपल सा नीला है जो गुलाब, नील गुलाब, नीले रंग का गुलाब भी कहते हैं। महान है जो राजा, महान है जो कवि, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? दूसरे पद की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो महान है जो देव कह रहा है या देव जो महान है तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पर कर्मधारय समास आएगा। देव जो महान है तो महादेव हो जाएगा, ठीक है ना। अब बारी आती है अगला, ठीक है। हाँ, देव जो महान है ये किस समास का उदाहरण है? तो हमारे लिए कर्मधारय हो जाएगा। और महान है जो देव कह देंगे, है ना, देवों में जो महान है तो महादेव कहकर बहुब्रीहि हो जाएगा। ध्यान समझना, देव जो महान है, देव जो महान है कहते हैं, है ना, या महान है जो देव कहते हैं, तो दोनों में अंतर हो जाता है। महान है जो देव कहते तो महादेव कहकर परंपरा से रूढ़ होकर आपके बहुब्रीहि में चला जाएगा, और जो देव महान है कहते हैं तो वो हमारे लिए आपके कर्मधारय की कैटेगरी में आएंगे।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाँ, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व और तत्पुरुष। अब देखिए फिर से दिमाग में कचरा भरा हुआ है कि हाइफन है तब ही द्वंद्व है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि गौरी शंकर कह रहा है तो गौरी और शंकर है, उसी प्रकार हरि हर कहता है तो हरि और हर है, सीता राम कहता है तो सीता और राम है, ठीक है ना। राधा कृष्ण कहता है तो राधा और कृष्ण है। कभी कभी समासिक पद रचना में क्या होता है बेटा, संधि की प्रक्रिया भी निभाई जाती है, इसलिए सत्य असत्य से बन जाता है सत्यासत्य, धर्म अधर्म से धर्माधर्म, लाभ अलाभ से लाभालाभ। तो जरूरी नहीं है कि वहाँ हाइफन हो तभी द्वंद्व होगा। गौरी शंकर, हरिहर, सीताराम, राधा कृष्ण अगर कहता है ना, तो ये सब हमारे लिए द्वंद्व की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए समुद्र धन उर्मी, ऑप्शन बी समुद्र धन ओर्मी, ऑप्शन सी समुद्र धन उर्मी और ऑप्शन डी समुद्रो धन उर्मी। पहली बात कि यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरी बड़ी बात ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया था कि ये कौन से संधि का उदाहरण है, आपकी गुण स्वर संधि का, कि समुद्र कह रहा है, समुद्र कह रहा है और यहाँ से कह रहा है उर्मी। अब समुद्र में है हमारे लिए अ और यहाँ है उ, और इन्हीं दोनों ने क्या बनाया, ओ की मात्रा, इसलिए समुद्र उर्मी से क्या बना है, समुद्रोर्मी। ठीक है ना। तो गुण स्वर संधि क्या होती है, जब अ के साथ में मिलता है ई तब बनाता है ए, और इसी प्रकार अ के साथ में मिलता है उ तब बनाता है हमारे लिए ओ। ठीक है, अब इसको लेकर देखिए, यदि किसी शब्द में इंद्र कहता है ना, इसी प्रकार इंदु कहता है ना, इंद्र कहता है, इंदु कहता है, तब हमारे लिए छोटा ई होगा। लेकिन अगर वो ईश कहता है ना, या हमारे लिए ईश्वर कहता है, तब हमारे लिए दीर्घ ई की मात्रा होगी। वैसे ही हम जब किसी शब्द में सुनते हैं, जैसे कि उर्मी कहता है ना, उसी प्रकार ऊर्जा कहता है, इसी प्रकार उष्मा कहता है, तो इनका जो निर्माण होगा वो बड़े ऊ की मात्रा होगी। लेकिन किसी शब्द में यदि आप उत्सव देखते हैं, है ना, यदि हम उदय देखते हैं, ठीक है, तो इस शब्द की शुरुआत छोटे ऊ से होगी। तो उर्मी कह रहा है ना, तो उर्मी कह रहा है तो बड़े ऊ की मात्रा, तो समुद्र धन उर्मी से बना समुद्रोर्मी। और एक किस संधि का उदाहरण है, ये संधि है हमारे लिए गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। क्लियर हो गया। दूसरी बड़ी बात, अगला क्वेश्चन रीति अनुसार की संधि है। रीति अनुसार, रीति अनुसार या रीति अनुसार, और यह है रीति अनुसार, ऑप्शन नंबर सी। अब रीति कह रहे हैं तो र के साथ में हमारे लिए ई की मात्रा है और त के साथ में हमारे लिए ई की मात्रा है, और यहाँ से क्या है, अनुसार, है ना। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, ई और अ ने क्या बना दिया, ईया बना दिया। ठीक है ना। अब यहाँ हमारे लिए क्या बचा है, यहाँ बचा हुआ है नुसार और यहाँ बचा है रित, है ना। क्लियर हो गया। अब ये कॉन्सोनेंट है और ये कॉन्सोनेंट है, क्योंकि दो वॉवल्स से मिलकर एक कॉन्सोनेंट बना। ये कौन सी प्रक्रिया है आपकी, यण स्वर संधि। कौन सी प्रक्रिया है, यण स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो यण स्वर संधि की प्रक्रिया में से ई और अ ने क्या बनाया, ईया, इसलिए य से पहले का वर्ण अक्षर अधूरा हो गया, इसलिए एग्जाम्पल बन गया रित्यानुसार। ठीक है, तो समझिएगा ई और अ से क्या बनता है, ये किससे बनता है, ये गुण की प्रक्रिया को पलटने से। गुण स्वर की लास्ट एपिसोड उसमें मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, गुण की प्रक्रिया को पलटने पर, है ना, गुण की प्रक्रिया को पलटने पर क्या होती है, यण स्वर संधि बनती है। यण स्वर संधि में ही यज्ञ का य, रस्सी का र, लट्टू का ला और वचन के व का निर्माण होता है। और जिस शब्द में यदि यज्ञ का य और वचन के व का पहला अक्षर अधूरा होगा, जैसे य से आधा त हो गया, तो प्रत्याहार, प्रत्येक कहता है, अभ्यागत, अत्याचार, अभियुक्त कहता है, अध्यक्ष कहता है, या अन्वय कहता है, तन्वय कहता है, अन्वेषण कहता है, तब हमारे लिए पहचान होगी यण स्वर संधि की। जब हम र की जो निर्माण करते हैं तो किसी शब्द में अगर हम त्रिशूल का त्र देखते हैं, है ना, जैसे कि मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, है ना, मातृच्छा, तब हमारे लिए आपका यण स्वर संधि होगा। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण, तद्धित, वाक्जाल या रसायन। ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना होगा? संधि विच्छेद करना होगा। तो उत धन हरण कह रहा है, तो जब हलंत वाले त के बाद में ह आता है तो त जो है आधे ध में बदल जाता है और ह जो है वो ध में बदल जाता है, इसलिए उतहरण से क्या बना? उद्धरण बन गया। ये एक नियम हुआ, ठीक है। दूसरी बात, तत् हित कह रहा है, तो यहाँ पर भी है तत् के साथ में हित कह रहा है, तो त के बाद में यदि ह आता है तो द आधा में बदल जाता है द में, और ध ह जो है वो ध में बदल जाता है, इसलिए तत् हित से बन जाता है आपका तद्धित। तो पतहति से पद्धति हो जाता है, उतहरण से उद्धरण हो जाता है, उतहार से उद्धार हो जाता है। अब यही है वाक धन जाल। अब कहता है वाक धन जाल, तो क्या कह रहा है कि संधि करते समय पहले शब्द का अंत यदि क च ट त प से होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या स्वर हो, है ना, ऐसे सिचुएशन में ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, और तीसरा वर्ण है हलंत वाला ग, इसलिए वाक से बन गया ग वाग और इधर हो गया जाल। अब यहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन है, परिवर्तन तो व्यंजन में हो गए, परंतु यहाँ स्वर है ही नहीं, इसलिए ग जो है वो आधा हो गया, तो वाक जाल से बन गया वाग जाल। लेकिन अगर यही आपका एक एग्जाम्पल है जहाँ पर संधि में स्वर की मात्रा से शुरुआत होती है, तो ये ग में बदला तो वाक से बना वाक, और यहाँ हो गया हमारे लिए ईश, तो ग में हमारे लिए ई की मात्रा हो गई, तो वाक ईश से बन गया वागीश। पहचाना कैसे कि इसमें व्यंजन संधि है? तद्धित वाला में देखा आधा अक्षर है ना, वागजाल में आधा अक्षर है। मैंने पहले ही बताया था कि व्यंजन संधि में अगर व्यंजन से मुलाकात होगी तो 1.5 वर्ण वाले उदाहरण होंगे, है ना, और अगर वो हमारे लिए स्वर से संयोग करेगा तो व्यंजन संधि नहीं होकर स्वर संधि हो जाएगी। और स्वर संधि होगी कब? जब हम रस धन अयन कहते हैं, रस धन अयन कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर अ की मात्रा और यहाँ अ की मात्रा और दोनों ने बना दिया दीर्घ आ की मात्रा, तो रस अयन से रसायन हुआ, इसलिए ये स्वर संधि है, ठीक है। तो जब व्यंजन से व्यंजन की मुलाकात होगी तो व्यंजन वर्ण परिवर्तन करके अर्धाक्षर में बदलेगा, तो उद्धरण कह रहा है, तद्धित कह रहा है, वाक्जाल का, तो 1.5 वर्ण वाले उदाहरण आपके व्यंजन संधि होते हैं। दूसरी बड़ी बात कि फिर वागीश में क्यों नहीं है? अगर व्यंजन में परिवर्तन कर लेने के बाद स्वर से मुलाकात होती है इसकी, तब वह स्वर उस वर्ण को क्या कर देता है? पूरा। तो कुछ उदाहरणों में हमें स्वर का प्रोसेस भी देखने को मिलता है, पर पहचान इसमें पूछा है व्यंजन संधि नहीं है, तो रस अयन से बना है रसायन, और यहाँ पर हमें स्वर की मात्रा देखने को मिल रही है, ठीक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्च धन आरण, उतः धन चारण, उत धन चारण, उच्च धन चारण। आप सभी को पता है ये कि संधि करते समय यदि हलंत वाले त के बाद में च ज ट ड या ल आता है, तो ये वर्ण जिस भी वर्ण अक्षर से मिलता है उसके अर्धाक्षर में बदल जाता है। च से मिलेगा तो आधा च, ज से मिलेगा तो आधा ज, ट से मिलेगा आधा ट, ड से मिलेगा आधा ड, और ल से मिलेगा तो आधा ल हो जाता है। तो उच्चारण से उच्चारण, सतजन से सज्जन, पतटीका से पट्टिका, उतडयन से उड्डयन और ततलय से तल्लय उदाहरण बनता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है? और दूसरी बड़ी बात कि इस व्यंजन संधि को ना हम 3 भाग में बांटते हैं, सघोष व्यंजन कहते हैं, अघोष व्यंजन संधि कहते हैं, और एक होती है हमारे लिए मूर्धन्य व्यंजन संधि। तो हिंदी भाषा में व्यंजन संधि को 3 हिस्से में बांटा जाता है, सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन संधि और आपके मूर्धन्य व्यंजन संधि। तो जितने भी रूल्स आप पढ़ते हैं ना, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, 5वें वर्ण में परिवर्तन, मछली के म संबंधी नियम, ये सब हमारे लिए सघोष व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। अब अपने ही वर्ग के परिवर्तन कर रहा है तो हमारे लिए छाते का छ संबंधी नियम, तरबूज के त संबंधी नियम, ये हमारे लिए किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? ये अघोष व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। और षटकोण के श में परिवर्तन और न का अण में परिवर्तन, ये मूर्धन्य व्यंजन में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बारी आती है अगला कि पयोधी का संधि विच्छेद होगा। पयः धन धी, पयः धन दधी, पयः धन उदधी, पयः धन दधी, तो पयः धन धी। अब ये क्या होगा? ये है हमारा विसर्ग संधि।
सबसे बड़ी पहचान की विसर्ग संधि हमने कैसे पहचाना कि पहले शब्द के अंत में यदि विसर्ग है तो वहां पर होता है हमारे लिए विसर्ग संधि। डजंट मैटर कि दूसरे शब्द की शुरुआत स्वर है या व्यंजन है। अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि विसर्ग से पहले अ को होना चाहिए। क्या कहता है कि संधि करते समय अगर विसर्ग में अ के स्वर की मात्रा है, विसर्ग में अ के स्वर की मात्रा है, होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या हमारे लिए आपका क्या होगा, पांचवा वर्ण होगा, या तो य, र, ल, व होगा, या तो हमारे लिए आपका ऊष्म वर्ण होगा हल्का ह, है ना। ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ की मात्रा में बदल जाता है, ठीक है ना। संधि करते टाइम विसर्ग में यदि अ के स्वर की मात्रा हो, मनः, हरः, अधः, तपः, रजः, ऐसा प्रोनाउंसिएशन वाला, ठीक है ना। संधि करते समय विसर्ग में अ के स्वर की मात्रा हो, होने वाली संधि किसी भी कैटेगरी का थर्ड वन, फोर्थ वन या फिफ्थ वन लेटर हो, या तो य, र, ल, व हो, या उष्म का ह हो, ऐसी सिचुएशन में विसर्ग ओ की मात्रा में बदलता है। अब पयः कहता है, पयः धन धी कहता है। अब देखिए प के साथ में हमारे लिए य में अह है, तभी तो हमने उच्चारण पयः करा, और यहाँ पर धी कह रहे हैं, त, थ, द, ध, चौथा वर्ण है, इसलिए विसर्ग किस में बदल गया, ओ की मात्रा में बदल गया। यहाँ से हो गया धी और यहाँ से बन गया हमारे लिए पय, और यही एग्जाम्पल बन गया हमारे लिए पय धन धी से बन गया पयोधी। तो शिरः रेखा से शिरोरेखा, अधः लिखित से अधोलिखित, मनः योग से मनोयोग, तपः भूमि से तपो भूमि। क्लियर हो गया। यशोदा से यशोदा, मनः ज से मनोज हो गया, मनः वांछित से मनोवांछित हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि गौधन चरती की संधि क्या है, गोश्चरती, गौचरती, गौश्चरती या गौचरती। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है। अब विसर्ग से पहले चाहे कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, चाहे वो अ हो, ई हो, ऊ हो, डजेंट मैटर, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, लेकिन अगर संधि करते समय चम्मच का च, छाते का छ या शक्कर का श आता है, ऐसी सिचुएशन में विसर्ग हलंत वाले शक्कर के श में बदल जाता है। इसलिए विसर्ग से पहले औ का स्वर है, विसर्ग के बाद में चम्मच का च है, इसलिए शक्कर के श में बदला, इसलिए गोश्चरती से क्या बन गया, गोश्चरती। तो निश्चय से निश्चय, निश्चल से निश्चल, दुःशासन से दुःशासन, कहचित से कश्चित, प्रायश्चित से प्रायश्चित। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद क्या है। क्या यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है। आपको सिंपल से लॉजिक में समझना होगा कि यहाँ पर पूछा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर केवल 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, मतलब कि सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य जो होता है वो अकॉर्डिंग टू मीनिंग होता है, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य है, सरल या साधारण वाक्य है। इसमें कह रहा है नीली कमीज वाला छात्र को यह कलम दे दो, तो छात्र जो उद्देश्य है उसको कलम देना उसका विधेय है, तो ये है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य। अगर एक संयोजक शब्द और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, अगर, मगर, क्योंकि, अपितु, बल्कि, अन्यथा, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप जैसे संयोजक शब्द से जुड़ेंगे तो वो हमारे लिए आपका संयुक्त वाक्य बनता है। लेकिन जब एक प्रधान वाक्य पर आश्रित उपवाक्य जुड़ा हो, जहां पर वो क्रिया विशेषण आपके संयोजकों से जुड़ा हो, तो वहां मिश्र वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में सरल वाक्य। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है। छोटा भाई है, धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत या पढ़ता है, कौन इसमें विधेय होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसमें विधेय क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि विधेय कौन होता है और उद्देश्य कौन होता है। जिसके विषय में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट, उद्देश्य या कर्ता कहते हैं, और उसी कर्ता का जो विस्तार होता है कि वो क्या कर रहा है वह उसका विधेय कहलाता है
है ना। तो मैं छोटा भाई कह रहे हैं, है ना, तो ये तुम्हारा विधेय आपका उद्देश्य होगा। मेरा भाई प्रशांत कह रहे हैं, ये भी आपका उद्देश्य होगा। पढ़ता है कह रहे हैं तो वो उसकी क्रिया होगी। लेकिन धार्मिक पुस्तकें कह रहा है तो वो उसका विस्तार है कि उनका भाई क्या करता है, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो विधेय का विस्तार क्या होगा, धार्मिक पुस्तकें, है ना, पढ़ना। ठीक है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं। राम राम उसने यह क्या कर दिया, तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है, कौमा परंतु अच्छे अच्छों के कान काटता है। अब देखिए यहाँ पर हे प्रभो कह रहा है तो आपके संबोधन सूचक तौर पर है, तो विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह लगा है जो सही है। वह घर आया या नहीं तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो वहां पर प्रश्नवाचक सही है। राम राम उसने यह क्या कह देगा, ये भी विस्मय है, सही है। तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है परंतु अच्छे अच्छों के कान काटता है कहते हैं, तो अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ प्रयोग किया जाता है अर्ध विराम का। अब आप कहेंगे कि अर्ध विराम क्या होते हैं, अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए और पूर्ण विराम से कम समय के लिए जहाँ रुका जाता है वहाँ हम सेमी कॉलन यानी कि अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं। किंतु परंतु, है ना, ऐसे शब्द के पहले, किंतु परंतु पर, परंतु ऐसे शब्द के पहले तो परंतु किंतु कहते हैं, तो किंतु कहते हैं। इसी प्रकार पर कहते हैं या परंतु कहते हैं, तो इस शब्द के पहले हम अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लगाया अल्प विराम जो हमारे लिए गलत है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए, मुझे केवल 4 रोटियां मात्र दीजिए। ऑप्शन बी, मुझे केवल 4 रोटी दो। ऑप्शन सी, मुझे 4 रोटियां केवल मात्र दीजिए। ऑप्शन डी, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। अब देखिए यहाँ पर केवल 4 रोटियां कह रहा है तो मात्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल 4 रोटी ये गलत हो गया। 4 रोटियां केवल और मात्र एक जगह नहीं लगता, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए कहता है, यह वाक्य हमारे लिए शुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी 2 और 3, है ना। अब देखिए अधोगति में हमारे लिए गति में छठी ई की मात्रा होगी तो ये क्या होगा, अधोगति। ठीक है ना। उज्ज्वल में हमारे लिए 2 छोटा ज आता है तो ये दोनों हमारे लिए अशुद्ध हैं। विस्मरण सही है और हितैषी सही है, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 and 4। ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है वो आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है। हरी, हार, हरा या हल्दी। हरिद्रा का शब्द का आपका तद्भव रूप है हल्दी। ठीक है। अगर क्वेश्चन कहता है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या शब्द है, हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या समीधा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे समीधा कहा जाता है। ठीक है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, आज, कल, इधर या किसे। अब अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिस पर वचन, लिंग, काल और पुरुष के अनुसार कोई भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। जिस शब्द का खर्च नहीं होता उसे अव्यय शब्द कहा जाता है। 4 प्रकार के अव्यय या अविकारी शब्द है। एडवर्ब यानी कि हमारे लिए क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब कि संबंध बोधक, कंजक्शन मतलब कि समुच्चय बोधक और इंट्रोडक्शन मतलब कि विस्मयादि बोधक। अब देखते हैं आज कल कहता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है, समय सूचक क्रिया विशेषण है और ये हमारे लिए एक अव्यय शब्द है। इसी प्रकार इधर कह रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में दिशा है, परंतु हम किसे कह रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक शब्द है।
एक प्रश्नवाचक शब्द है और यह हमारे लिए एक अव्यय शब्द नहीं है, क्योंकि अगर हम किसे कह रहे हैं एक वचन में, किसका कह रहे हैं तो एक वचन में, है ना, लेकिन हम किसकी कहते हैं तो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, किसका कहेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा और किसके कहेगा तो बहुवचन हो जाएगा। परंतु आज, कल और इधर कह रहे हैं तो ये क्रिया विशेषण के शब्द हैं और क्रिया विशेषण के शब्द को अव्यय शब्द कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। और इस आधार पर आज 33 क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने एमसीक्यू सीरीज में आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए यह फायदेमंद होगा। बस समय का सदुपयोग करते हुए सरसरी निगाह से आप इसको बिल्कुल सुनिए, समझिए, पढ़िए, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक में सिलेबस कवर कराने की भरपूर कोशिश करती हूँ ताकि आपको मन में जो भी डाउट हो रहा हो वहीं के वहीं समाप्त हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी अगली कड़ी में। तब तक के लिए अब सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। अब तक मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं तो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।